वापस से रिज्यूम करते हैं जहां अपन पढ़ रहे थे उस चीज को, कुछ सवाल कर लेते हैं। जो कंसेप्ट अभी अभी अपन ने पढ़े हैं, टॉपिक था एटॉमिक मास का डिटर्मिनेशन और मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन। क्लियर है बेटा? लेट्स डू सम सवाल। पहला सवाल है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इज, एक मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल बराबर 0.031 ग्राम पर कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम दी होगी, इस कैलोरी per gram, and its equivalent weight is, उसका equivalent weight कितना है? 103.6 है। Calculate the exact atomic weight of the metal. Calculate the, ये बहुत फेमस सवाल है, Calculate the exact एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, सबसे पहले बेटा जो वेट आता है डुलोंग पेटिट मेथड से, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है और सॉलिड के बारे में बताया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है? यहाँ पर डुलोंग पेटिट मेथड लगने वाला है। यहाँ पे कौन सा मेथड लगने वाला है? यहाँ पर डुलोंग पेटिट मेथड लगने वाला है। सबसे पहले आपको फील आ गई इस बात की कि डुलोंग पेटिट मेथड यहाँ पे लगेगा? क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? डुलोंग पेटिट मेथड लगेगा, बिल्कुल सही है ना। तो हम क्या करेंगे इसका, और वहां पे जो वेट आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है। तो जो एटॉमिक वेट आएगा बेटा, वो आएगा आपका, एटॉमिक वेट विल बी इक्वल टू 6.4, approximately 6.4 divided by 0.031. Now, if I calculate that 6.4 divided by 0.031, that comes out to be 206.45. 206.45. तो ये आया एटॉमिक वेट। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर बराबर कितना होता है बेटा? वो बराबर होता है 206.45। दैट इज इक्विवेलेंट, दैट इज एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कितना है? 103.6 है। तो इससे 103.6 को डिवाइड कर दो, तो 103.6 को डिवाइड किया तो ये 1.99 आ गया। दिस कम्स आउट टू बी 1.99। लेकिन वैलेंसी 1.99 तो नहीं हो सकती बेटा, वैलेंसी तो 2 ही होगी। 2 से वैलेंसी तो 1.99 नहीं हो सकती। वैलेंसी तो कितनी होगी? वैलेंसी तो कम से कम कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो अब क्या हो गया? वैलेंसी हो गई कितनी? वैलेंसी हो गई 2। तो अब एग्जैक्ट जो वेट आएगा वो कितना आएगा? एग्जैक्ट वेट विल बी इक्वल टू, exact weight will be, atomic weight will be equal to equivalent weight into valency factor, और equivalent weight है 103.6 into 2, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1.99 नहीं हो सकता। अब जो आंसर आ जाए, करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 12 हंसलाई 1 7 0 2 207.2 विल बी द आंसर। आई सपोज दैट सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बिल्कुल ऑप्शन इसमें एकदम सटे सटे आएंगे। एक बात याद रखना आप बेटा, 1.99 वाला ऑप्शन भी होगा यहाँ पर, और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा हुआ है, आप इसको नोट जरूर कर लें। यदि पेपर एनसीईआरटी के बाहर होता है तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत गोल्डन रहते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले अपन को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पर क्या लग रहा था? डुलोंग पेटिट लॉ लग रहा था। कैसे पता लगा? स्पेसिफिक हीट दिया हुआ था, बस वहीं से डाउट हो जाना चाहिए था कि डुलोंग पेटिट लॉ लग रहा है। ठीक, चलो, अ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन इतना परसेंट, a chloride of an element contain 49.5% chlorine, 49.5% chlorine. The specific heat of substance, specific heat of element बराबर 0.064 calorie per gram. Calculate the equivalent mass, valency and atomic mass of the element.
कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास वैलेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, क्या क्या है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। क्लियर है बेटा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी देखा जाए तो। देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इक्विवेलेंट मास इसका कितना आएगा। हमें इक्विवेलेंट मास वैलेंसी भी नहीं पता और इक्विवेलेंट मास भी नहीं पता, सिर्फ ये पता है। इससे एटॉमिक मास तो आ सकता है, अप्रोक्सीमेट आएगा, वो भी अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन वैलेंसी और इक्विवेलेंट मास नहीं आ सकता। पर ऊपर भी एक चीज दी है कि एक क्लोराइड है जिसमें 49.5% क्लोरीन है, एक क्लोराइड है जिसमें 49.5% क्लोरीन है, यहां से इक्विवेलेंट वेट आ सकता है। मैं बोल दूं क्लोराइड का नाम MCX है कुछ, ठीक है ना, मैंने बोल दिया इसका जो इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला है MClX है, या फिर ऐसा कर देते हैं XY कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन? बेटा बोल सकता हूं बाय लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। हाँ, तो बाय लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, बाय लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मेटल is equal to equivalent of chlorine, is equal to equivalent of chlorine। मानते हो बेटा? equivalent of metal कितना होगा? weight of metal upon equivalent weight of chlorine बराबर weight of chlorine, सॉरी वो मैंने नीचे गलती से लिख दिया, equivalent weight of metal है बेटा, तो equivalent weight of metal होगा, और ये weight of chlorine है तो equivalent weight of chlorine होगा। अब समझ जाओ इस बात को, वेट मेटल का कितना है, उसने बोला 49.5%, क्लोरीन का इतना क्लोरीन है, तो मतलब 50.5% क्या होगा, मेटल होगा, तो वो हो गया 50.5 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू 49.5 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है। बस यहां से आ गया हमारे पास क्या, इक्विवेलेंट वेट, हो गया सवाल सॉल्व। हो गया 50.5 into 35.5 divided by 49.5 is equals to 36.21. So this comes out to be equivalent weight बराबर कितना आ गया बेटा, equivalent weight बराबर आ गया 36.21। करेक्ट है बेटा? अरे बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? आया। एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट बराबर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कहां गया वो 6.4, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 0.064 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 100 आ रहा हो, मतलब 100 ही आ रहा हो। 6.4 डिवाइड बाय 0.064 बराबर 100, बिल्कुल बेटा 100 आ गया, तो ये बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, करेक्ट है। अब वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 36.21। क्या मेरी बात क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 36.21 इज इक्वल्स टू 2.76, सो दैट कम्स आउट टू बी 2.76। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब मतलब कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इनफैक्ट ये वाला कैलकुलेशन यदि सही है, लेट मी चेक कि मैंने कैलकुलेशन सही किया है, 36.21 एकदम सही किया है, 2.76 जो निकाला वो भी सही निकाला। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं अदर देन सेइंग दैट वैलेंसी फैक्टर इज 3। क्लियर है बेटा? वैसे इतना मार्जिन आता नहीं, लेकिन अब आ रहा है सवाल में तो क्या कर सकते हैं, तो वैलेंसी फैक्टर फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो वो कितना होगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट है। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो होगा बच्चों वो होगा इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल होता है, वो फिक्स होता है, इनटू 3, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 18 की 1 हासिल है 1, 108.63, दैट विल बी द आंसर। बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस भी आ गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट, क्वेश्चन के अंदर डुलोंग पेटिट लॉ भी आ गया, और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो भी आ गया। वैलेंसी फैक्टर 3.2 आ सकता है, यदि 3.2 आता तो 3 ले लेते बेटा, 3.2 आता तो 3 ले लेते, समझ गए बेटा? 50.5 कैसे रखा, ओके बेटा। देख
जब कोई कंपाउंड बना तो उसमें क्लोरीन, वो क्लोराइड था, तो क्लोराइड में दो ही चीजें हो सकती थी बेटा, एक तो एलिमेंट हो सकता था, दूसरा क्लोरीन हो सकता था। क्लोरीन का वेट 49.5% है, तो परसेंट में दिया है, तो बाकी बचा हुआ परसेंट वेट किसका होगा बेटा, एलिमेंट का होगा, और वो 100 माइनस 49.5 बराबर 50.5 होगा। स्नेहा आ गया बेटा समझ में, क्लियर है, आ गया ना समझ में, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और इतने में आपका ये सवाल हो जाएगा। इस सवाल को आपको 2-4 बार जरूर देख लेना है। इस सवाल में 2-3 कंसेप्ट इन्वॉल्व है। लास्ट सवाल, ये सवाल, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई सपोज दैट सभी बच्चों को आ गया। क्या बोर्ड पे सब कुछ ढंग से दिखाई दे रहा है कि थोड़ा पीछे करूं उसको? ठीक है बेटा, सब कुछ पूरा दिखाई दे रहा है, एडजस्ट करूं उसको, फिर मैं सामने से हट जाता हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट तो ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये सब दिख रहा है ना, ठीक है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट झटापट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत बढ़िया पढ़ाना है आज। हो गया बेटा, ओके डन। ये भी सवाल हो गया। दो सवाल और करते हैं। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन, अब देखना इसने यहाँ, तो ये वाला देखना बेटा तेरे को चमका के नहीं चमका। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट contain 67.6%, 67.6% oxygen, and vapor density of the volatile fluoride is, and vapor density of volatile fluoride is 79. Calculate the atomic weight of the element. Calculate the atomic weight of the element. Calculate the atomic weight of the element. सोच बेटा, एक ऑक्साइड है जिसमें 67.67% ऑक्सीजन है, वेपर डेंसिटी बताया मतलब मॉलिक्यूलर वेट बताया, और एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट वो आपसे पूछ रहा है। वेरी नाइस। चलो सबसे पहले अपन ये देखें कि एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट पूछा, वेपर डेंसिटी हमारे पास है, ठीक है ना। चलो कुछ कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ कुछ देखते हैं कि कैसे लगा सकते हैं। और ऑक्सीजन है इसमें, है ना। कुल मिला के जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कौन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड क्या बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट into its valency factor plus equivalent weight of into equivalent weight of element plus valency factor। नहीं, एक सेकंड, वेपर डेंसिटी मेरे को पता है, अभी इक्विवेलेंट वेट रख के कोई फायदा नहीं है मेरे को, तो सिंपल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम into weight of one oxygen atom plus number of element into weight of one element। इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते। सबसे पहले अपन कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन इतना परसेंट ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट में निकाल सकता हूँ, बहुत अच्छा। वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड दिया है, हाँ हो गया ना बेटा, अब आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूं, ऊपर वाले गणित से क्या इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं, क्योंकि वोलेटाइल क्लोराइड मेथड द्वारा मॉलिक्यूलर वेट बराबर किसके होता है, याद कर बेटा। मॉलिक्यूलर वेट बराबर वोलेटाइल क्लोराइड मेथड से किसके बराबर था, अभी भी फॉर्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, अभी भी फॉर्मूला पढ़ाया था, एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिक वेट, और वो किसके बराबर था, इक्विवेलेंट वेट इनटू x प्लस 35.5 इनटू x, वेयर x इज वैलेंसी फैक्टर। अरे बोलो आया कि नहीं आया बेटा, वेयर x इज वैलेंसी फैक्टर। चलो तो सबसे पहले अपन इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल लें, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने, हमको ये पता है x की वैल्यू पता लग जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, इक्विवेलेंट वेट निकाल दें, एक ही अननोन रह जाएगा, सब पता लग जाएगा। क्या बात चमक गई सब लोग को बेटा। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कौन से लॉ का प्रयोग करेंगे,
कौन से लॉ का प्रयोग करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकल जाए? जल्दी बोलो बेटा, ऑक्साइड दिया है आपको, कौन सा लॉ प्रयोग करें? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। कौस्तुभ ने बताया लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंदिनी ने बताया, एकदम सही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, हम लिख देंगे वेट ऑफ मेटल। वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा बेटा, कोई बता सकता है? 100 माइनस 67.67 हो जाएगा बेटा परसेंटेज वेट। 100 माइनस 67.67 32.33 आ जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो तो निकालना है, इज इक्वल्स टू 66.67 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? जब कोई मेटल ऑक्साइड बनता है, जब कोई मेटल ऑक्साइड बनता है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो equivalent of this is equals to weight of this upon equivalent weight of this, and equivalent of oxygen is equals to weight of oxygen given upon equivalent weight of oxygen, that is given by 8. So I can write here into 8 divided by 67.67 is equals to 3.82. So the equivalent weight is equals to 3.82. So equivalent weight is 3.82. इसका कैलकुलेशन करके ये आया. Now putting this value in this formula, यदि इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रख दिया जाए तो हमको पता है मॉलिक्यूलर वेट है 158, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है? वेपर डेंसिटी इंटू 2, और वेपर डेंसिटी कितनी है? 79. तो 79 इंटू 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट 3.82 इंटू एक्स प्लस 35.5 इंटू एक्स, इनको सम कर दो, डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर आ जाती है। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट, सॉरी एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बराबर आ जाएगा एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना आया? 4 बराबर जो आंसर आ जाए 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आंसर इज 15.28। आई सपोज एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन। दो लॉ लग रहे हैं। अब पिछले 2 क्वेश्चन में लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगा और वो वाला क्या नाम है, क्लोराइड मेथड लग गया है ना, वेपर क्लोराइड मेथड लग गया। क्लियर है? इन 2 चीजों का यदि हम इस्तेमाल करें तो हम सवालों को निकाल सकते हैं। ये 2 बहुत अच्छे सवाल थे। वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, ये बहुत अच्छे सवाल थे। इन दोनों सवालों को आपको 3-4 बार देख लेना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ आ रहा होगा, कुछ दिमाग से एकदम उड़ भी रहा होगा, लेकिन यदि बैठ के इसको आराम से समझेंगे तो पूरा मस्त आ जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन अपन को फॉर्मूला रटा होना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 2-2, 3-3 कंसेप्ट एक सवाल में लग रहे हैं, तो इतनी जल्दी आपका दिमाग नहीं चमक पा रहा होगा कि यार ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये लगा दो, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, दिमाग चमकने लग जाएगा। ठीक है बेटा? और नीट का रिसेंट पैटर्न देखा जाए तो 2-2, 3-3 कंसेप्ट के क्वेश्चन नीट में आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसका हर कंसेप्ट अपने आप में जरूरी है। 3 नहीं आएंगे, 1 तो आ जाएगा ना, तो वो 1 भी तो पता होना चाहिए ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। थोपो इस सवाल को जल्दी से। हो गया बच्चों? ओके, डन। एक लास्ट सवाल और मैं आपको करा देता हूं इसी कैटेगरी पे। देखो बच्चों, इसके बाद में एक आपको याद होगा स्पेसिफिक हीट मेथड होता है, एक होता है स्पेसिफिक हीट मेथड। स्पेसिफिक हीट मेथड, अच्छा उसमें क्या होता है? उसमें हम ये देखते हैं कि भाई एटोमिसिटी निकालना पड़ता है अपन को। तो एटॉमिक वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटोमिसिटी। ओके ठीक है, चलो एटॉमिक वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिसिटी। हाँ ठीक है, यदि एक ही टाइप के एटम से मॉलिक्यूल बना है तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एटोमिसिटी। ये फॉर्मूला कब लागू होगा? ये फॉर्मूला सिर्फ तब लागू होगा जब एक ही टाइप के एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है, जैसे O3 हो गया।
जैसे O3 हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट O3 का डिवाइडेड बाय एटोमिसिटी, इसकी एटोमिसिटी कितनी है 3 है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट हो जाएगा। अब एटोमिसिटी कैसे निकालना है उसके लिए ये फॉर्मूला बताया जा रहा है। अब क्या होता है एटोमिसिटी, तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि गामा बराबर होता है Cp बाई Cv, where this is heat capacity at constant pressure, this is heat capacity at constant volume। बोलो याद है सब लोग को बेटा, जल्दी बोलो बेटा, सब लोग को याद है दिस इज Cp बाई Cv इज इक्वल्स टू गामा। और आपको पता है ना कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम होती जाती है। तो गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज इक्वल टू होता है 1.66, गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस बराबर होता है 1.4 एंड गामा फॉर ट्राई एटॉमिक गैस बराबर होता है 1.33, बराबर होता है 1.33। क्या बात क्लियर है सब लोगों को बेटा? इतनी थ्योरी उतार लो, फिर इस पे एक सवाल करा देता हूं, उसके बाद में थोड़ी और बातें करेंगे। हो गया बेटा? ओके डन डन। चलो बेटा अब देखो, उसने बोला वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 16, उसने बोला वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 16 is equals to 16 if ratio of specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume is if Cp by Cv is equals to 1.4 is equals to 1.4, find out the atomic weight, find out atomic weight of gas, गैस इज होमो एटॉमिक इन नेचर, ऐसा बोल सकते हैं ना, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी है। तो बस बेटा आपको फॉर्मूला तो पता है जो अभी प्रैक्टिस किया, बस उसी को आपको लगाना है। एटॉमिक वेट बराबर कितना होता है बेटा? एटॉमिक वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एटोमिसिटी। और सिंस गामा इज इक्वल्स टू 1.4, एटोमिसिटी बराबर 2, देयरफॉर atomic weight बराबर molecular weight and that is 32, that will be equal to 16 into 2 divided by 2, 2 ने मारा 2 बराबर 16। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। बोलो बच्चों, कोई ये भी पूछ सकता है गैस कौन सी है और 4 ऑप्शन दे देगा, O2 निशान लगा देना, ठम ठुम चकाम कुचिया दुम दुम सट सट। आ गया बेटा सब लोग को समझ में? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इस सवाल में? आ गया ना सबको सवाल समझ में? सिंपल सिंपल लिटिल स्टार था सवाल। ओके चलो, अब चलो भाई इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? डन डन डन। चलो बेटा मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक। ओके अब बच्चों इतनी बात तो हो गई है, अब मैं आपको क्या बताऊं इसमें, और कुछ सवाल बता देता हूं। जैसे उसने बोला कि एक एसिड है और उसने रिएक्ट किया है NaOH के साथ और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है एसिड का भैंस के साथ। कहता है 0.126 ग्राम ऑफ एसिड लिया है और 20 ml NaOH का 0.1 m न्यूट्रलाइज हुआ है। तो बताओ क्या इसका 0.126 है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये है इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? क्या तुम्हें लग रहा है एसिड के इक्विवेलेंट और बेस के इक्विवेलेंट बराबर होंगे यदि कंप्लीट रिएक्शन हुई? अच्छा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम
इन लीटर्स, जैसे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दे तो 0.126 डिवाइडेड बाय equivalent weight will be equal to equivalent of this, and that is equals to 20 into 0.1 divided by 1000, because that is also equal to normality into volume in ml divided by 1000. क्या सबको बात क्लियर है बच्चों? दो चीजें आपस में रिएक्ट की हैं, दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? बराबर होगा। इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका वेट गिवन डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट। बस जो आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो आप चैंपियन हो, कर सकते हो। इसका इक्विवेलेंट वेट जो भी आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है 1000 इंटू 0.126 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 63। सो 63 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात सबको समझ में आ गई है? सो वेट इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा 63। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो क्या आप कर सकते हो बेटा? ऐसा कोई भी सवाल आएगा कर सकते हो। एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें कि ऑक्सीजन का वेट 32% है, बताओ इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या होगा? कर लोगे? एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन का वजन है 32%, बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा मेटल ऑक्साइड का? कर लोगे? क्या वो हो जाएगा? 68 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 32/8। आंसर सरल है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। जैसे किसी ने बोला वॉल्यूम के बारे में भी मैंने बताया नहीं है, बता देता हूँ आपको वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। मिटा दूं क्या इसको बेटा? यदि आप लोग कहेंगे तो मिटा दूंगा। इसके बाद मैं आपको वॉल्यूम के बारे में ज्ञान दे दूंगा। इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे देखते हैं, है ना? इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे देखते हैं? इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर होता है मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या समझे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर होता है मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ठीक है बेटा। एट एसटीपी इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। बताओ बेटा एसटीपी पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना होगा? मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बच्चों? मैं अकेला हूं मीटिंग में कि कोई और भी है? वेरी गुड। हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1, लेकिन वैलेंसी फैक्टर तो 2 होगा ना बेटा। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट 2 है सॉरी, और इक्विवेलेंट वेट 1 है, तो 2/1 इज इक्वल्स टू 2 होगा, तो वैलेंसी फैक्टर उसका 2 होता है। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग भूल गए? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट वो वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, क्लोरीन इज 2, ऑक्सीजन इज 4, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 32/8 इज इक्वल्स टू 4। भूलना नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे सेकंड लॉ में ये बहुत ज्यादा लगेगा। सो S2 का इधर लिख देता हूं मैं, वैलेंसी फैक्टर 2, O2 का 4, Cl2 का 2। तो इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम इधर लिखता हूं गैस, और इधर लिखता हूं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो इसका जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आएगा बच्चों, वो आएगा कितना? 22.4 डिवाइडेड बाई 2, इधर आएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 4, 22.4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 11.2 बराबर 5.6 बराबर 11.2 लीटर लीटर लीटर। प्लीज इसमें गलती मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आज आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ
वो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना ही चाहिए। चलो बच्चों, आ गया ये सारा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है? ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आज आपने बहुत काम की चीजें कुछ कुछ पढ़ी हैं कल से लेके आज तक। कल भी आपने बहुत काम की बातें पढ़ी थी और आज भी आपने बहुत काम की बातें पढ़ी, और भी आप बहुत काम की बातें पढ़ने वाले हो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा लेता हूँ। ज्यादातर लोगों को ना पढ़ने में इंटरेस्ट है इसको, और ना ज्यादातर लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है इसको। पर इंटरेस्टिंग चीजें लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग पढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम का इससे कोई लेना नहीं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जो एनसीईआरटी में दिया है वो सब कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो चलो बेटा पढ़े। तो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ज्यादातर क्लासेस में मैंने देखा है छोड़ देते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो समझाना मुश्किल हो उसको इजी बोल के छोड़ दो, सबसे बढ़िया। बोलो ये तो आसान ही, तो आ जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्ची को फिर वही लगता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सचमुच आसान है। और इसमें आता है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मैटर, ये भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, करेक्ट है बेटा इतनी बार। लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मैटर, ठीक है ना बेटा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मास क्रिएट नहीं किया जाता, मास जितना रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट, ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। जितना मास रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट में रहेगा, यदि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो। हाँ, कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे जिनमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शन वगैरह होती है, तो वहां पर जो है लॉस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, वहां पर लॉस ऑफ मास हो सकता है। अदरवाइज लॉस ऑफ मास जनरल केमिकल रिएक्शंस में कभी नहीं होता है, मास कंजर्व रहता है। ठीक है बेटा। इसी के आधार पे मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाऊंगा मोल कंसेप्ट में, वो है पीओएसी वाला, है ना। तो चलो, ये कहता है टोटल, इट वाज गिवन बाय लेवोजियर एंड लैंडलॉर्ड। इसको आप अपने मॉड्यूल से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे इसकी। मैं बोल देता हूँ, सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड in a balanced chemical reaction or a physical reaction, but one form can be changed into another form. This law is called as law of conservation of mass. If the reactant is completely converted to the product, the sum of mass of reactant is equal to the sum of mass of product. So total mass of reactant is equal to total mass of product यदि complete reaction हुई है तो, और पूरा reactant यदि product में convert हुआ है तो। यदि पूरा reactant convert नहीं हुआ product में तो फिर बात अलग होगी। यदि पूरा नहीं हुआ, इफ द रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, देन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। क्लियर है बेटा इतनी बात? आपके पास 4 किलो था रिएक्टेंट, जिसमें 3 किलो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 4 किलो है बेटा, और टोटल अनरिएक्टेड मास 1 किलो है। तो और टोटल जो मास प्रोडक्ट का बनेगा वो 3 किलो बनेगा। इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ये सरल है एक्चुअली, है ना, ये वाला तो सरल है। यदि मान लो आपके पास रिएक्टेंट था ए, रिएक्टेंट था बी, और बना सी और बना डी। इसका आपके पास 1 kg था, इसका आपके पास 2 kg था, और कंप्लीट रिएक्शन हुई है, तो इन दोनों का जो मास होगा मिला करके वो 3 kg होगा। अब यदि आपके पास ए था, आपके पास बी था, और बना सी और डी। अब इसका 1 kg था, इसका 2 kg था। मान लो जब रिएक्शन हुई तो इस तरफ पूरी रिएक्शन नहीं, इस तरफ 2 ही किलो बना। तो इसका मतलब क्या होगा? इधर मास अनरिएक्टेड कितना बचा होगा? 1 किलो बचा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 इज इक्वल टू 2 प्लस अनरिएक्टेड मास, एंड दैट वाज 1 किलो। तो 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तुमको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया ना? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। अब इस पे ज्यादा पैंपे करने की जरूरत नहीं है, ये सचमुच सरल था। देखो, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बोलता हूं, आप देखना।
फटाफट करवा भी देता हूँ। मिटा दूं क्या इसको बेटा? जैसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वैसे मॉड्यूल में ही लिखा हुआ है, मॉड्यूल में पेज नंबर 24 पे ही दिया है, ठीक है बेटा, वहां से आप पढ़ लेना इसको, और मैंने समझा तो पूरा दिया है। चलो, और कहाँ पे ये लो होल्ड होल्ड नहीं करता है वो समझ गया ना? जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन रहती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस रहती है, जहाँ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, जहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर जो है ये लॉ होल्ड नहीं होता है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, दिस वाज गिवन बाय लेवोजियर एंड टेस्टेड बाय लैंडॉट। नाउ वो बोलता है द वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विद द व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। उसने एक रिएक्शन दी है BaCl2 की, और रिएक्शन कर रहा है Na2SO4 के साथ में, और प्रोडक्ट बना रहा है वो कितना, BaSO4, और साथ में प्रोडक्ट बना रहा है क्या, 2NaCl, और वो कहता है कि BaSO4 जो प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 46.6 ग्राम, और ये जो प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 23.4 ग्राम, और ये जो था वो था 24.4 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कि इसका मास क्या होगा। What weight of BaCl2 would react with 24.4 ग्राम of sodium sulfate to produce इतना एंड इतना ग्राम of this? तो क्या दुनिया जानती है this plus this is equals to this plus this? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सरल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन बोलता है 10 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट है उसके पास कितना ग्राम, 10 ग्राम है, और इसको किया गया हीट, तो इसने बनाया काओ प्लस CO2 दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कहता है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मिला, तो बताओ काओ कितना मिला? तो क्या आप बता सकते हो 10 बराबर x प्लस 4.4, तो जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दुनिया पूरा का पूरा आंसर निकाल लेगी? अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट, इसको पहले नोट करो फिर पढ़ाता हूँ। हाँ बेटा, जो भी आंसर आ जाए करेक्ट आंसर है। चीयर्स, चाय पी लो भाई, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते। कितनी देर हो गई हमको पढ़ते पढ़ते? 2 घंटे हो गए, और पढ़ सकते हैं, बोर तो नहीं हुए? 1 घंटा 45 मिनट हुआ ना, और पढ़ सकते हैं 1 घंटा और, है ना? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अभी 15 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद मीटिंग को काटेंगे, उसके बाद फिर से 1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है ना? आप कहोगे तो 10 मिनट का ब्रेक दे दें तो और ज्यादा पढ़ लेंगे। चलो भाई, तो यहाँ तक सब बच्चे कंफर्टेबल है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सबको यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा है। चलो अगला कानून बताता हूँ। अगला चीज क्या है हमारे पास में? अगला कानून है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या कहता है ये? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इट वाज गिवन बाय प्राउट, इसको प्राउट ने दिया था। और ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि भाई आप जैसे पानी है, तो पानी का एक ही कंपोजिशन रहेगा, उसका सोर्स कुछ भी क्यों ना हो, किसी सोर्स से प्राप्त करना है आप प्राप्त कर लो, पानी एक ही रहेगा। आप नल से ले आओ, नदी से ले आओ, नाले से ले आओ पानी को, किसी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप पानी बना लो, समझ रहे हो बात को? कोई भी अलग अलग रिएक्शन से पानी बना लो, पानी का कंपोजिशन सदैव एक ही आएगा, दैट इज 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। कंपोजिशन नहीं बदलता, पानी पानी रहेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? जैसे कि पानी के अलग अलग सोर्स क्या हो सकते हैं, मान लो आपने लिया H2CO3 को हीट कर दिया, करेक्ट है इतनी बात? इससे भी आपने पानी प्राप्त किया CO2। मान लो आपने H2 लिया और इसकी रिएक्शन हाफ O2 के साथ कर दी, H2O बन गया, ये भी आपने पानी प्राप्त किया। आप डायरेक्ट नदी से ही पानी ले आए, आप अपने नल से पानी ले आए, आप गंगा जल ले आए, आंखों से पानी आपके आ गया, कोई भी सोर्स क्यों ना हो, 2 ग्राम, उसमें जो भी पानी आया है उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, और कुछ नहीं हो सकता। 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्या तुमको ये मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? तो अब मैं आपको टेक्निकल पार्ट डेफिनेशन बता दूं, वो और समझ में आ जाएगी। बोलो बेटा।
कांस्टेंट कंपोजिशन है, कांस्टेंट कंपोजिशन है, कंपोजिशन बदलता नहीं है, डेफिनेट प्रपोर्शन है, बदलता नहीं है। 1:8 का रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कभी नहीं चेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से आप प्राप्त कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 को रिएक्ट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। आप अपनी सांसों के रास्ते बाहर छोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। आप कंबस्टन करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कुछ भी हो जाए यार, 12:32 का रेशियो आएगा वहां पे वेट वाइज, 12:32 का रेशियो आएगा वेट वाइज, मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन का, 12 ग्राम कार्बन का, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का, यही आना है। ठीक है ना बेटा। अब टेक्निकल डेफिनेशन समझो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक कंपाउंड को अलग अलग सोर्स से हम प्राप्त कर सकते हैं, बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन्स द सेम। पर हर कंपोनेंट का रेशियो सेम रहता है। दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। लेकिन रेशियो हरदम सेम रहता है, किसी भी सोर्स से आए, किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आप प्रिपेयर करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो इस पे 2 सवाल करा दूं। आ गई सबको बात समझ में? चलो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, एक सवाल भी करा देता हूँ इस पे। सवाल क्या है? वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 मेटेलिक कॉपर विद नाइट्रिक। ओके चलो, क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन कर रहा है मेटेलिक कॉपर की रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड से। कॉपर की रिएक्शन कर रहा है HNO3 से, और ऑब्टेन क्या कर रहा है? ऑब्टेन कर रहा है कॉपर ऑक्साइड, CO ऑब्टेन कर रहा है। ओके, एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन। ओके, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर। इसमें 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर को रिएक्ट किया गया है, एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन इज 2.7 ग्राम, और ये जो ऑब्टेन हुआ है 2.7 ग्राम ऑब्टेन हुआ है। ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड इतना ग्राम कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किया गया और उसने जो कॉपर दिया वो कितना दिया? 0.92 ग्राम दिया। कितने ने दिया? 1.15 ग्राम ने दिया। ठीक है। कह रहा है बताओ क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डिनोट करता है कि नहीं करता है? क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डिनोट करता है कि नहीं करता है? सिंपल सी बात है, दोनों में मास का रेशियो यदि सेम आ गया तो हम बोल देंगे हाँ डिनोट करता है। जल्दी बोलो बेटा। यदि दोनों कंपाउंड में कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम आ गया तो हम बोल देंगे डिनोट करता है, नहीं तो कहेंगे डिनोट नहीं करता है। मॉड्यूल में बेटा एग्जाम्पल में दिया है, 25 नंबर का पेज है मेरे पास में। ये मेरा शायद पुराना मॉड्यूल है, 1-2 साल पुराना मॉड्यूल है। आप देखो आपके में कहाँ दिया है ये पेज, बिल्कुल आखिरी में दिया हुआ है, जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ उसकी थ्योरी के लास्ट में दिया है। सुनो बात को। उसने बोला कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्ट किया, इग्नाइट कर दिया, उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किया और कॉपर बनाया। बताओ ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है कि नहीं करता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को तब इंडिकेट करेगा जब यहाँ कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशो और यहाँ कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन और कॉपर के मास का रेशो सेम होगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है? क्या सबको बात समझ में आ रही है? हर बार मास का रेशो यदि सेम आ गया, अलग अलग सोर्स से कंपाउंड प्राप्त हुआ है, मास का रेशो यदि सेम आ गया तो हम बोलेंगे ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डिनोट करता है। तो इधर मास का रेशो ले, तो भाई इधर कॉपर का मास रखा, ऑक्सीजन का मास रखा, तो कॉपर का मास यहाँ पर कितना आएगा? 2.7 माइनस, सॉरी कॉपर का मास 2.16 है, तो कॉपर का मास 2.16 और ये 2.7, तो ऑक्सीजन कितना आएगा? 2.7 माइनस 2.16। अरे बोलो आया कि नहीं आया? दैट विल बी इक्वल टू 2.7 माइनस 2.16। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, इसलिए मैं तो पूरा पूरा लिखता हूँ भाई, है ना। तो ये आएगा 2.16 डिवाइडेड बाई 0.54, और ये 4:1 के बराबर आना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। चलो भाई ख्याल को कंफर्म भी कर ले। इंटू 2.16 इज इक्वल टू 4:1, एकदम करेक्ट है। चल इसमें निकाल ले बेटा, इसमें निकाले तो इसमें कॉपर का मास कितना होगा? कॉपर का मास 0.92 है, और ऑक्सीजन का मास कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 1.15 माइनस 0.92 है, जो कि 0.23 के बराबर आएगा, ऐसा मुझे याद है।
बराबर कितना हो जाएगा 0.23 हो जाएगा इज इक्वल टू 4:1 हो जाएगा। तो क्या दोनों से रेशो 4:1 आया? तो यदि दोनों से रेशो यदि 4:1 आया तो आप समझ जाओगे कि कौन सा, क्या ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप। दो सवाल इसमें बन सकता है। एक तो स्ट्रेट अवे ऐसा ही सवाल का डाटा दे देगा और बोलेगा बताओ ये किस लॉ को दर्शा रहा है, और बताएगा ये किस लॉ को दर्शा रहा है। ठीक, यदि अलग अलग सोर्सेस से एक ही कंपाउंड बन रहा है तो आप समझ जाना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को बताया जा रहा है। क्या चमका? क्या चमका? यदि आपको जो है वो एक ही कंपाउंड बन रहा है, एक ही कंपाउंड बन रहा है दो अलग अलग एलिमेंट से, दो अलग अलग एलिमेंट से एक ही कंपाउंड बन रहा है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होगा। और यदि दो एलिमेंट से कई कंपाउंड बन रहे हैं, दो एलिमेंट से यदि कई कंपाउंड बन रहे हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, जो इसका नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपको कि बताओ ये किस कानून को बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को बता रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बता रहा है। तो ये पहचानना आना चाहिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कब होता है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? आ गया? श्योर आ गया? पहचान जाओगे सवाल को? पहला तो यही आएगा, पहली बात तो यही पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि पहली बात तो यही पूछेगा ये कौन सा नियम है। तो यदि दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर एक ही कंपाउंड बन रहा है, दो तीन एक्सपेरिमेंट, हर एक्सपेरिमेंट में एक ही कंपाउंड पे आए हो आप, एक ही कंपाउंड है आपके पास में, तो आप समझ जाना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। दूसरा सवाल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये हो सकता है कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है, बताओ ये है कि नहीं है। मतलब वो दो एक्सपेरिमेंट देगा और बोलेगा बताओ यहाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ यहाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मान लो बेटा वो यहाँ 0.92 ना लिख करके 1 लिख देता तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड नहीं होता, क्योंकि दोनों में रेशो सेम नहीं आता। तो ये भी वो पूछ सकता है होल्ड हो रहा है, होल्ड नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्लियर है बात? वैक्सीन सबको लग गई है, चौथा ऑप्शन। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्या सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा इतनी बात? दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है और इमेजिनेशन पावर हमारी बहुत सुंदर होती है। जैसे ही वैक्सीन आई सबने सोचा वैक्सीन लग भी गई, एंटीबॉडी बन भी गई, आओ मास्क उतार के फेंक दें और जीत जाएं जंग। आपको पता है अब फिर हमारे यहाँ उतने ही केसेस आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं। आई सपोज एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ह्यूमन की कल्पना करने की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। वैक्सीन सिर्फ बनी ही थी, सब पूरी दुनिया ने ये मान लिया, ऐसा नहीं है कि भारत में ही एबले हैं, एबले सब जगह पर है। उन्होंने सब ने ये मान लिया कि वैक्सीन तो लग भी गई है, एंटीबॉडी बन भी गई है और कोरोना जा चुका है। चलो भाई, क्या बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, क्या मैं मिटा दूं इसको? नहीं, मैंने कैसे लगाई होगी वैक्सीन यार? मैं डॉक्टर हूं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता कि मैं किसी अस्पताल में प्रैक्टिस करता हूँ, वो गलत बात होती, वो मैंने किया नहीं। उम्र मेरी आपको दिख रही है कि 45 साल हो गई है, 18 साल 19 साल का मुश्किल से हूं मैं। तो वैक्सीन कैसे लग जाती? वैक्सीन तो पहले तुम लोगों को लगेगी, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलो भाई, और तब तक मास्क अच्छे से लगाए रखना, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करना। अब तो सबने एक दूसरे की शक्ल भी देख चुके हो, तो इस प्रकार का भी किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रह गया है। कौन कितना सुंदर दिखता है सबको पता है, तो इसलिए अब मास्क प्लीज लगा लेना। ठीक है बेटा? जब भी आए मास्क जरूर लगाएं। बाकी सबको पता है डीपी में बात अलग होती है और रियलिटी में बात अलग होती है। रियलिटी में भी आप 2 महीने से देख ही चुके हो सब कुछ, अब कुछ देखने को बचा नहीं है। प्लीज सो वियर ऑन द मास्क। क्लियर है बेटा? और मैं कितना सुंदर हूं ये तो आप इस पे देख ही लेते हो, तो मैं तो नहीं उतारने वाला हूं, आप तो जानते हो। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। तो बेटा बात चल गई थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पढ़ाता हूं मैं आपको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाता हूं। देखें
कितना समय हुआ है अभी? इसमें तो काम ही नहीं करते हैं। 4:56 हुआ है, 4 मिनट बचा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद एंड करेंगे इसको, है ना, और फिर चालू करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पहले समझा दूं, उसके बाद टेक्निकल डेफिनेशन सुना दूंगा। सुनो पहले सुन लो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है मेरे भाई कि यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, यदि दो एलिमेंट आपस में कंपाउंड करके कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाते, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, उन्हें कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बना दिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, उन्हें कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बना दिए। तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, वो अलग अलग कंपाउंड जो बनाते हैं, जैसे N और O आपस में कंबाइन हो तो क्या क्या बना सकते हो? वो NO बना सकते हैं, वो N2O बना सकते हैं, वो N पहले बनाते हैं N2O, फिर बनाते हैं NO, ठीक। फिर वो बना सकते हैं N2O3, वो बना सकते हैं N2O4 और वो बना सकते हैं N2O5। यदि किसी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दिया जाए यदि किसी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दिया जाए, तो जो दूसरे एलिमेंट का वेट अलग अलग कंपाउंड में लगेगा वो एक दूसरे का सिंपल रेशो होगा। ऐसे सुनने में समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल में समझ में आता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ही 5 ऑक्साइड बना सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। तो यदि किसी एक के वेट को फिक्स कर दिया जाए, करते हैं। अभी यहाँ नाइट्रोजन का वेट 28 है और ऑक्सीजन का 16 है, इसका 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, इसका 28 है और ऑक्सीजन का 48 है, इसका 28 है और ऑक्सीजन का 64 है, इसका 28 है और ऑक्सीजन का 80 है। अब इनमें से यदि किसी एक के वेट को फिक्स कर दे, फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन, वो ज्यादा आसान दे रहा है क्योंकि ज्यादातर में 28 ही है, सिर्फ इसी में करना पड़ेगा जो कुछ करना है। तो इसको भी 28 कर दे, इसको 28 करेंगे तो इसको 32 करना पड़ेगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया बेटा? एक किसी का वेट फिक्स कर दो, एक किसी का वेट फिक्स कर दो, मान लो फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका 28 कर दूं तो सब में 28 हो जाएगा वेट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिक्स करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा 28:16, 28:32, 28:48, 28:64 और 28:80। एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरा एलिमेंट का वेट अलग अलग कंपाउंड में लगता है वो एक दूसरे का सिंपल रेशो होता है। तो क्या यहाँ पर मैं देखूं ये जो लग रहा है वो क्या है बेटा? क्या वो 16:32:48:64:80 इज इक्वल्स टू 1:2:3:4:5 होगा? बिल्कुल होगा। क्या सबको चमक गया है? एक एग्जाम्पल सबको समझ में आएगा, एक और समझाता हूं, 2 एग्जाम्पल में बात बन जाएगी। ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और पढ़ाता हूं, तोप लो जरा। एक के वेट को फिक्स करना है किसी के, हो गया बेटा? डन हो गया बच्चों? मिटा दू इसको, मैं चले मिटा देश। एक ले लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन। मान लो कार्बन ऑक्सीजन मिले, उनने 3 कंपाउंड बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। इसके बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में खूब पूछते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में, C3O2 के बारे में। ठीक है बेटा, याद रखना, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, सब दो। खैर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिलहाल ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन तब तक आप इसको घूम लो एक बार, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है, कार्बन सब ऑक्साइड। अब सुनो बेटा, इधर यदि देखा जाए तो 12:16, यहाँ देखा जाए तो 12:32 और यहाँ देखा जाए तो 36:32। किसके वेट को फिक्स करना चाह रहे हैं? जिसके वेट को फिक्स करना चाहोगे उसको कर सकते हैं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, बताओ बेटा किसका वेट फिक्स कर दो?
फिक्स वेट ऑफ, आपको बोलना पड़ेगा, आप बोलो, जिसका बोलोगे उसका फिक्स कर देंगे। कार्बन का बोलोगे कार्बन, ऑक्सीजन बोला, अच्छा एक बोला कार्बन एक बोला ऑक्सीजन, चलो दोनों कर देते हैं। फिक्स वेट ऑफ, पहले वेट ऑफ कार्बन फिक्स कर लेते हैं, 12 और ये तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 36:48 और ये 36:3 से मल्टीप्लाई किया तो 96 और ये हो जाएगा 36:32, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 48:96:32, 16 से हो सकता है, 16 तिया 16 छिक्का 16 दूनी, सिंपल रेशो आ गया, सिंपल रेशो आ गया। किसको फिक्स किया था मैंने, कार्बन को। चलो अब ऑक्सीजन को फिक्स कर देते हैं, चलो अब ऑक्सीजन को फिक्स कर देते हैं, चलो बेटा ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं। यदि ऑक्सीजन को फिक्स करता तो क्या करता मैं, मेरे पास इनिशियल रेशो कितना था 12:6, ऑक्सीजन को फिक्स करता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो आ जाता 24:32 और ये हो जाता 12:32 और ये हो जाता 36:32, 2:1:3 तो जाता 2:1:3, तो ये भी एक सिंपल रेशियो, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। अरे आया कि नहीं आया, आ गया बेटा। एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दो, जो अदर एलिमेंट का वेट लगता है, जो अदर एलिमेंट का वेट लगता है वो सदैव एक सिंपल रेशो होता है। ओके ठीक है बेटा, चलो इतना काफी था आपके लिए यहाँ तक। अब मैं आपको इससे भी अच्छी चीजें और पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। तो आप बताएं कितनी देर का ब्रेक चाहिए आपको, ये बता दो आप।